नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजन जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। महाराष्ट्र में दशहरे के दिन शिवसेना की ऐतिहासिक रैली हर साल होती है और शिवसेना से ही अलग निकले राज ठाकरे, जिन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की थी, उन्होंने गुड़ी पाड़वा यानी हिंदू संवत्सर का पहला दिन अपने रैली के लिए चुना और कल भी उनकी मुंबई में रैली हुई। सबकी नजरें इस तरफ थी कि क्या राज ठाकरे एकनाथ शिंदे के साथ अपनी पार्टी मर्ज करके शिवसेना के अध्यक्ष बनेंगे? क्या राज ठाकरे बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? राज ठाकरे अमित शाह से मिलके गए, इसके मायने क्या है? भाजपा भी राज ठाकरे से अमित शाह की मुलाकात के बाद चुप्पी सी साधी हुई थी। ऐसे में कल राज ठाकरे ने अपने रैली में इस बात की घोषणा की, क्योंकि राज ठाकरे और उनकी पार्टी एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एनडीए गठबंधन को बिना किसी शर्त समर्थन देगी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ना हमें विधान परिषद, ना विधानसभा, ना राज्यसभा, ना लोकसभा में कोई सीट चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं मोदी के लिए यह समर्थन देता हूं। उन्होंने कहा यह बहुत ही बचकाना बात थी कि लोग ये कह रहे थे कि मैं एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर या अपनी पार्टी उसमें मर्ज कर सीधा सीधा शिवसेना का अध्यक्ष बनना चाहता हूं। मैंने शिवसेना छोड़ी। मैं शिवसेना फोड़ने में या तोड़ने में विश्वास नहीं रखता। मैंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को जन्म दिया, ये मेरा बच्चा है। अमित शाह के साथ उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप महाराष्ट्र में हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन कमल चुनाव चिन्ह पे होगा। मैंने कहा ये कतई शक्य नहीं, क्योंकि रेलवे का इंजन यह मेरा चिन्ह है, चुनाव चिन्ह, और मुझे गर्व है उस पे, और मेरा रेलवे का इंजन ही मैं दौड़ाऊंगा। मैं आपके साथ चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन लगातार बीजेपी के नेताओं की मुलाकात के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे मोदी जी का समर्थन करना होगा। आगे उसने ये भी कहा कि मैं मोदी का समर्थन इसलिए भी करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैंने मोदी के समर्थन की घोषणा की तो कई जगह मेरे पुराने वीडियो चलने लगे, या मैंने अमित शाह से मुलाकात की तो पुराने वीडियो चलने लगे, जहां लगातार मैं मोदी जी का विरोध कर रहा था। उन्होंने कुछ क्रोनोलॉजी देते हुए कहा कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे और मैं गुजरात गया, मैंने मोदी जी का काम देखा, तो मैंने कहा कि इस आदमी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री हुए। लेकिन 2024 से लेकर 2014 से लेकर 2019 तक उन्होंने जो गलतियां की, उसका विरोध करते हुए मैंने उनके खिलाफ भी फ्रंट खोला। 2019 के चुनाव में राज ठाकरे भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में चुनावी रथ लेके घूम रहे थे, और उनका फेमस डायलॉग लाओ रे तो वीडियो, मतलब वो वीडियो लगाओ रे, और वो पुराने वीडियो तमाम 2014 के चुनाव के नरेंद्र मोदी के लगाकर मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं, अमित शाह और मोदी कैसे देश को बेचने के लिए निकले हैं, ये देश के लिए कितने गंभीर खतरा है, ये पूरी बातें वो लोगों के सामने रखते थे। तब इनडायरेक्टली वो फायदा कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन को पहुंचाना चाहते थे। लेकिन बाद में महाराष्ट्र में बहुत सारा पानी बह गया, कावेरी गोदावरी में। शिवसेना टूट गई। उसके पहले शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ मिलकर सत्ता में आई। शिवसेना टूट गई, राष्ट्रवादी भी टूट गई, बीजेपी सत्ता में आई। ये जो राजकीय व्यभिचार था, ये बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में होता रहा। राज ठाकरे दूर से देख रहे थे, कभी इस धड़े से मिलते, कभी उस धड़े से मिलते, और राज ठाकरे ने पूरा समय 5 साल तक पूरे राजनीतिक विश्लेषकों को अंधेरे में रखते, या एक गॉसिपिंग के जरिए ये बताते रहे कि वो कुछ करना चाहते थे, लेकिन क्या करना चाहते थे उनका ब्लूप्रिंट नहीं था। आखिर में उन्होंने आज ये घोषणा कर दी। उन्होंने कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि राजकीय व्यभिचार को राज्य मान्यता देना, यह बहुत बड़ी गलती होगी, और ऐसी गलती का लगातार रिपीट होता रहेगा।
इसलिए मतदाताओं को देखना है कि उन्हें क्या करना है। राजकीय व्याभिचार के मायने वो अपने भाषण में बताने से भूल गए। यदि राजकीय व्यभिचार है, तो फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स एजेंसियों का उपयोग कर देश की 12 राज्य सरकारें अस्थिर कर 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में भाजपा सत्ता में आती है, तो ये राजकीय व्यभिचार नहीं है तो क्या है? कुल मिलाकर राज ठाकरे का ना कोई फोकस है, ना कोई नीति है। जब पहली बार राज ठाकरे चुनावी मैदान में उतरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का निर्माण किया, तो पूरे महाराष्ट्र को एक आशा थी कि महाराष्ट्र में एक ऐसा राजकीय दल सामने आ रहा है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ महाराष्ट्र की अस्मिता और महाराष्ट्र की भलाई के लिए काम करेगा। उसी राजनीतिक इच्छा शक्ति भले ही बड़ी नहीं हो, लेकिन महाराष्ट्र के अंतिम व्यक्ति के लिए वो काम करेगा। यही कारण है कि राजनीतिक दल बनने के पहले चुनाव में 11 विधानसभा में सीटें उनकी जीत के आई थी। नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनके पास था। पूना में भारी तादाद में उनके पास कॉर्पोरेटर थे और देश राज्य के कई जगह पे उनके अच्छी खासी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बाकी जगह तादाद हो गई थी। लेकिन उन 5 साल के बाद जब वो 5 साल रहे, वो इतना डिफ़ोकस्ड हो गए कि उनकी पार्टी में से बहुत सारे लोग चले गए और उसके बाद स्थिति ये हो गई कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार उनका जीत पाया, वो भी इसलिए क्योंकि वह स्वयंभू था, उसको किसी का ना किसी का टिकट लेना था। वो इंडिपेंडेंट भी लड़ता तो जीत जाता। तो नाम के लिए एमएनएस का एक उम्मीदवार है। एमएनएस के कई पदाधिकारी राज ठाकरे के तानाशाही रवैये से उनको छोड़ के चले गए। राज ठाकरे की पूरी राजनीतिक शैली हम देखेंगे, तो उन्हें ना तो मोदी से प्रेम है, ना शरद पवार या कांग्रेस से प्रेम है। वो सिर्फ निजी तौर पर विरोध करते हैं उद्धव ठाकरे का। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तब बीजेपी और शिवसेना ने सत्ता में महाराष्ट्र में सत्ता स्थापित की। तब बीजेपी क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना के चीफ थे और वो बीजेपी के साथ थे, तो फिर राज ठाकरे ने बीजेपी के खिलाफ फ्रंट खोला। जैसे ही 2019 के बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के खिलाफ साथ आ गए, तो उन्होंने फिर उनके खिलाफ फ्रंट खोल के अब बीजेपी का समर्थन देना शुरू कर दिया। उनका मुख्य विरोध सिर्फ उद्धव ठाकरे का विरोध करना है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का विरोध करते हुए ही उन्होंने शिवसेना छोड़ी थी। वो बाला साहब ठाकरे के सगे भतीजे हैं और फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। राज ठाकरे का बैकफुट पे आना क्योंकि 2014 के चुनाव के बाद 2019 में जो उन्होंने बीजेपी का बीजेपी के खिलाफ फ्रंट खोला, उसके बाद फिर बीजेपी सत्ता में आई और फिर एक ईडी की इंक्वायरी निकली। वह इंक्वायरी जो रेवेन्यू अपना कोहिनूर मिल को लेके थी और वहाँ के ज़मीन के क्योंकि उन्होंने जोशी जी के साथ मिलके एक बहुत बड़ा वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाया था। उसको लेके जब इंक्वायरी हुई, तो राज ठाकरे ने ज़रूर कहा कि मैं डरता नहीं इंक्वायरी से, लेकिन उसके बाद राज ठाकरे बैकफुट पे आ गए। धीरे-धीरे वो मोदी का विरोध कम करते गए और ये हालत हो गई कि कुछ चुनाव तो उन्होंने लड़े ही नहीं। चुनाव से गायब रहने लगे, क्योंकि कहीं उनको अरेस्ट का डर था। आज उन्होंने खुल के मोदी का साथ देते हुए कहा कि राष्ट्र हित और महाराष्ट्र का हित देखते हुए मैं मोदी जी का समर्थन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब 370 धारा की बात हुई, तो मैंने मोदी जी का अभिनंदन किया था। ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मैं जो अच्छा करेगा उसका साथ दूँगा, जो बुरा करेगा मैं उसके खिलाफ बोलूँगा। एक ही आदमी अच्छा और बुरा करता रहेगा तो ये कभी साथ देंगे, तो कभी उसके साथ विरोध करेंगे। तो ऐसे में विचारधारा क्या हो गई आपकी, इस पे प्रश्न चिन्ह लगता है। राजनीति में एक विचारधारा लेके चलना होता है और जब आप साथ जाते हो तो मिनिमम एक एजेंडा होता है जिसके साथ आप किसी के गठबंधन में जाते हो। आप गठबंधन में नहीं जाते हो लेकिन साथ दे रहे हो। उस नरेंद्र मोदी जी का साथ दे रहे हो, जिन्होंने महाराष्ट्र की अस्मिता को पूरी तरह से झिंझोड़ा है। खासकर महाराष्ट्र के बड़े उद्योग जब गुजरात लेके गए, उससे महाराष्ट्र के युवाओं में एक निराशा का वातावरण है। कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो 2 बार सूरत लूटी, उसका बदला नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र को लूट के कर रहे हैं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी अंग्रेज़ों के समय से थी। धीरे-धीरे मुंबई से बड़े-बड़े ऑफिसेज़ केंद्रीय संस्थाओं के गुजरात ट्रांसफ़र हो गए।
बैंक के बड़े-बड़े ऑफ़िसर्स ट्रांसफ़र हो गए। कुल मिला के जो एक आर्थिक राजधानी का स्टेटस था, वो अब गुजरात में बन रही गिफ्ट सिटी को मिलने जा रहा है। वह एक बड़ा आर्थिक हब बनने जा रहा है। महाराष्ट्र से वो भी खींचा जा रहा है। महाराष्ट्र में किसानों की हालत बुरी है, महाराष्ट्र में बेरोज़गारी है, महाराष्ट्र में तमाम चीज़ें हैं। तमाम समस्याओं के साथ महाराष्ट्र जूझ रहा है। ऐसे में राज ठाकरे को उन समस्याओं ग्रस्त लोगों के साथ खड़ा होने के बजाय, उस समस्याओं को पैदा करने वाले लोगों के साथ वो खड़े हो गए। ये उनकी क्योंकि उनकी जब मैं कह रहा हूँ कि उनके यहाँ विरोध इसलिए भी हो रहा है अभी, कि उन्हीं के पार्टी के एक बड़े नेता कीर्ति कुमार शिंदे बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। पार्टी के मेंबरशिप से भी और अपने पद से भी और उन्होंने कहा कि जिस मोदी की खिलाफत करते हुए हमने पिछले चुनाव में रथ घुमाया था, घर-घर जाके लोगों को मोदी के कुकर्मों का पाढ़ा पढ़ाया था, आज हम किस मुँह से उस मोदी के लिए वोट माँगेंगे? उन्होंने कहा कि ये आपकी निजी मजबूरी हो सकती है कि आप मोदी जी का समर्थन करें, लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्ता नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में राजकीय व्यभिचार जो हुआ, जो खोके मतलब जो लोगों का पलायन हुआ, सूरत होते हुए गुवाहाटी और फिर गोवा होते हुए मुंबई आकर नई सरकार बनती है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सरकार को लताड़ा जाता है। जो बीजेपी का ईडी सीबीआई का प्रकोप है, ये राजकीय व्यभिचार नहीं है तो क्या है? तो राजकीय व्यभिचार का हम साथ क्यों दें? ऐसे कई सवाल कई कार्यकर्ता अब एमएनएस में पूछ रहे हैं। हो सकता है राज ठाकरे को अपने आप को ईडी सीबीआई से बचाना होगा। लेकिन ऐसे में उनकी पार्टी जो मात्र 1 डेढ़ परसेंट मतदान पे टिकी हुई है, क्योंकि उनका वजूद उतना ही रहा है महाराष्ट्र में, वो भी समाप्ति की ओर हो था। लेकिन दूसरी पहलू में यदि देखें, तो बीजेपी को इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? राज ठाकरे के पास तो सिर्फ़ 1% मतदान है। वो भी पूरा ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। क्योंकि कई अधिकारी, पदाधिकारी छोड़ के जा रहे हैं राज ठाकरे के इस निर्णय पे। उन्होंने कहा कि विधानसभा की तैयारी करें, किस मुँह से करें? विधानसभा कैसे लड़े? किसके साथ लड़े? किसके बारे में बोले, किसके बारे में नहीं बोले? ये तमाम चीज़ें हैं जो जिनके उत्तर राज ठाकरे देने को तैयार नहीं। लेकिन राज ठाकरे का जो उत्तर भारतीयों के खिलाफ रोष था, उनका बिहारी और उत्तर प्रदेश से आए हुए माइग्रेंट लेबर जो मज़दूर थे मुंबई में बसे हुए, क्योंकि मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। मुंबई में बिहार, यूपी, ओडिशा कई राज्यों के लोग आके काम करते हैं। ऐसे में मराठी आदमी की अस्मिता, जो बाल ठाकरे का घोषवाक्य था, उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लगातार उत्तर भारतीय और बिहारियों को निशाने पे रखा। आज वो मोदी के साथ जा रहे हैं। क्या इसका जवाब बीजेपी को नहीं देना होगा कि उत्तर भारत में और बिहार में वो क्या जवाब देंगे? वो राज ठाकरे जो अयोध्या आना चाहते थे और उत्तर प्रदेश के नेताओं ने राज ठाकरे को इतना अपोज़ किया कि उन्हें अयोध्या का प्लान कैंसल करना पड़ा। वो भी बीजेपी के ही नेता थे। तब भी उन्होंने यही लाइन दी थी कि जो राज ठाकरे उत्तर प्रदेशियों को मुंबई में पिटवाता हो, उनके खिलाफ लगातार बोलता हो, उसको हम उत्तर प्रदेश की भूमि पे पैर कैसा रखने देंगे। और राज ठाकरे ने डर के मारे अपना प्रोग्राम ही कैंसल कर दिया था। ऐसे में आज इस राज ठाकरे का बैगेज जो महाराष्ट्र में उन्हें 1% वोट दिलवा सकता है, यदि पूरा ट्रांसफ़र हो गया तो भी, क्या उसके भरोसे उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी रिस्क लेगी? भारतीय जनता पार्टी की हालत पूरे देश में पतली है। हर जगह उन्हें एडजस्टमेंट करना पड़ रही है। महाराष्ट्र में घर वापसी के नाम पे जिन लोगों को उन्होंने बीजेपी से निकाल दिया था, उनकी गुहार लगा के उन्हें वापस बुलाने का एक क्रम चल रहा है। एकनाथ खड़से उसी की कड़ी है। जिन लोगों ने लगातार मोदी के खिलाफ क्या नहीं बोला होगा, उनको भी बुके देके स्वागत करना पड़ रहा है क्योंकि उनके 1% वोट है। 1-1 परसेंट वोट के लिए जब बीजेपी इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, इसके मायने हैं कि बीजेपी की महाराष्ट्र में स्थिति बहुत दयनीय है। वो महाराष्ट्र को सँभालने के चक्कर में यूपी, बिहार में कहीं अपना घाटा ना कर दे, ये देखने वाली बात है। और राज ठाकरे के पास भी 1% है, उसके भरोसे वो कितना ले पाएगी, ये भी बड़ी बात है। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।